बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोकेमिस्ट्री बायो 202 के छठे मॉड्यूल के साथ मैं हूँ इरफान अली। इस मॉड्यूल में हम बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डी और एल आइसोमरिज्म। अगर आपने डिज़ाइनेशन करनी है कि डी आइसोमरिज्म है या एल आइसोमरिज्म है, तो उसका पता आपको तब चलेगा जब आप स्पैटियल रिलेशनशिप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के पेरेंट एटम्स का, यानी ग्लिसरॉल एल्डिहाइड का। तो कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखें तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन के राइट साइड पर है, जबकि इस केस में जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन के लेफ़्ट साइड पर है। तो अगर तो राइट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो तो डी आइसोमर होगा, अगर लेफ़्ट साइड पर हो तो एल आइसोमर होगा। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी उसने बताया हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड की जो ओरिएंटेशन है वो बताती है कि आइसोमर एल है या डी है। तो यहाँ से बताया कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर हो तो डी आइसोमर होगा, अगर लेफ्ट साइड पर हो तो एल आइसोमर होगा। ओके, यहाँ अगर इस केस में देखिए आपको, तो यहाँ पर आपको कार्बन के राइट साइड पर OH नज़र आ रहा है, तो ये जबकि यहाँ पर आपको यहाँ राइट साइड पर नज़र आ रहा है और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, इसलिए ये एल ग्लूकोज है जबकि ये डी ग्लूकोज है। ओवरऑल अगर देखें तो 16 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं एल्डो हेक्सोसिस के, जिनमें से 8 जो है वो डी फॉर्म्स में बनेंगे यानी राइट साइड पर OH होगा, और 8 एल फॉर्म में बनेगी यानी लेफ़्ट साइड पर OH होगा। जबकि जो ज़्यादातर हेक्सोसिस है वो डी आइसोमर्स ही बनाते हैं, क्योंकि डी आइसोमर्स उसकी कन्फिग्रेशन एंजाइम के एन मुताबिक होती है, लिहाजा मेटाबॉलिज्म से हो सकते हैं। तो ये वो 16 रिएक्शंस हैं। अगर आप देखें इनमें से एल्डो हेक्सोसिस के 16 कन्फिग्रेशंस है, जिसमें से 8 जो है वो डी है जबकि 8 जो है वो एल है, जबकि जो हेक्सोसिस है वो सारे के सारे डी है। अगले मॉड्यूल हम देखते हैं, मॉड्यूल नंबर 7। इस मॉड्यूल में हम एक मरतबा फिर बात करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स की और इन एंटियोमर्स की। तो क्या बात है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि चायरल कार्बन होता है जिसके चारों तरफ डिफरेंट तरह के एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अरेंज हुए होते हैं, जबकि जो इंट एंटियोमर्स है इसमें डबल बॉन्डिंग होती है जो फ्री रोटेशन फराहम नहीं करती। तो क्या इनकी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आइडेंटिकल होती है, लेकिन फ़र्क कहाँ आता है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। इसमें भी ऐसा ही होता है कि आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है लेकिन फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। इसकी फ़िज़िकल के साथ साथ ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अगर एक मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ एक चायरल कार्बन है, तो अगर एक चायरल कार्बन है तो उसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स बन सकेंगे, यानी जो फार्मूला है वो है 2n का, यानी अगर n1 है तो उसके 2 स्टीरियोमर्स बनेंगे, अगर n2 है तो 4, अगर n3 है तो 8, अगर n4 है तो 32। यानी ये फार्मूला होगा चायरल कार्बन जितने हैं उतने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे 2n के फार्मूले के तहत। ओके, तो जबकि अगर एंटियोमर्स को रिपीट करें तो उनमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होती है जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, और इसी वजह से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के साथ इंटरेक्शन भी कर सकता है। वो क्या होगा कि जब इनमें से लाइट पास करेगी, एक बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब इसमें से पास करेगी ऑप्टिकल सोल्यूशन से, ऑप्टिकल आइसोमर के सोल्यूशन से, तो वहाँ पर ये या तो डी यानी राइट की तरफ जाएगा या फिर ये एल यानी नेगेटिव की तरफ जाएगा। डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी साइड पर जाएगा या एल यानी लेवो रोटेटरी साइड पर जाएगा। अब ये जो प्लस माइनस है ये कोई केमिस्ट्री की स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करती, लिहाजा कोई भी वो डी माइनस भी हो सकता है, डी प्लस भी हो सकता है। यानी शायद वो डी राइट जाएगा वो राइट साइड पर ही, लेकिन वहाँ पर भी माइनस प्लस हो सकता है, या अगर वो लेफ़्ट साइड पर जाता है तो वहाँ पर भी वो माइनस प्लस हो सकता है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बतानी ज़रूरी है, ये जो एसिमेट्रिकल कार्बन एटम्स होते हैं, यानी जो कायरल्स होते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी कन्फर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर एक नेचुरली अकरिंग फ्रक्टोज है डी माइनस आइसोमर, तो इन सोल्यूशन ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी ग्लूकोज है, एंड ग्लूकोज सॉल्यूशंस आर समटाइम्स नोन एज डेक्सट्रोज।
और हम ग्लूकोज के सोल्यूशन को डेक्सट्रोज भी कहते हैं। 8वें मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे रेजोल्यूशन की। जब किसी मिक्सचर में जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी आइसोमर्स है वो इक्वल मिकदार में पाए जाए तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती, ठीक है। यानी अगर डी और एल आइसोमर्स बराबर हुए तो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। अब क्या होगा कि क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो रही तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहेंगे रेसमिक, और रेसमिक मिक्सचर के जो आइसोमर्स बनेगी उनको हम कहेंगे रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो है वो आइसोमर्स है, जबकि रेसमिक एक मिक्सचर है। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं उन सब में कम से कम एक कायरल ज़रूर होता है, लेकिन जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है इसमें कोई भी कायरल नहीं है। यानी कोई भी कार्बन आप देखें तो उसके चारों तरफ डिफरेंट आपको एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स यहाँ नज़र नहीं आएंगे। ये एक कीटो ट्राईओस भी है क्योंकि यहाँ पर दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है। इसको समझने के लिए आपको इस की पहली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने पहले 5 मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं। अब जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डोज है यहाँ पर अगर आप देखें, जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डोज है इस कार्बन की आप चारों तरफ देखें तो आपको डिफरेंट एटम्स नज़र आएगी या ग्रुप ऑफ एटम्स नज़र आएगी, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर ये एक कायरल है। तो यहाँ पर ये बात समझाई गई आपको। अगले मॉड्यूल में हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मॉड्यूल नंबर 9 में हम बात करेंगे कि जो कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह यहाँ पर बन रही है ईथर लिंकेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है या कोई भी कार्बोनिल ग्रुप जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है कोवलेंट बॉन्ड, तो इस तरह की लिंकेज को हम कहते हैं ईथर लिंकेज, जैसे आपको इस केस में नज़र आ रही है यहाँ पर। अब 2 रिएक्टिंग ग्रुप्स हैं, एक है एल्डिहाइड या कीटोन, दूसरा है अल्कोहल। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कुछ हमें डेरिवेटिव्स मिलेंगे जिनको हम कहेंगे हेमी एसिटल्स या फिर हेमी केटल्स, और जो इनके आइसोमर्स बनेंगे उनको हम कहेंगे एनोमर्स। उसी के मुताल्लिक हमारा आगे टॉपिक चलेगा। अब ये जो हमारे पास डेरिवेटिव्स बने हैं हेमी एसिटल्स और हेमी केटल्स, इनमें एक अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसमें एक अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, लिहाजा 2n के फार्मूले से यहाँ पर 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म्स इसकी बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर डी ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है इंट्रामोलिक्यूलर हेमी एसिटल की फॉर्म में, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप C5 पे फ्री है तो वो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के C1 के साथ। इस केस में हमारे पास 1,5 का जो बनेगा तो 2 आइसोमर्स बनेंगे अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर बीटा का क्या मतलब है और अल्फ़ा का क्या मतलब है इसको समझ लें। बीटा का मतलब है कि सिस, यानी बीटा इंडिकेट करता है कि ये सिस जियोग्राफिक आइसोमेरिज्म है, जबकि जो अल्फ़ा है वो ट्रांस को शो करता है, C1 को, ट्रांस को। तो ट्रांस आपको पता है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स ना हो कार्बन के एक साइड पर तो उसको हम कहेंगे ट्रांस, अगर आइडेंटिकल हो तो उसको कहेंगे सिस। पहले मॉड्यूल में मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं। और इस तरह की जो ऑर्गेनिक ग्लूकोज जो है हमारे पास ग्लूकोज होती है वो अल्फ़ा फॉर्म में होती है, यानी वो सिस फॉर्म में होती है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये सिस है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ट्रांस है। ओके, तो अब जो हमारे पास हेमी एसिटल और हेमी केटल कार्बन एटम्स की जो कन्फिगरेशन आएगी डिफरेंट, इनको हम कहेंगे एनोमर्स, जो उनके आइसोमेरिक फॉर्म्स होगी। और जो हमारा कार्बन होता है कार्बन एटम होता है उसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि वही एनोमर्स बनाने में किरदार अदा कर रहा है। 10वां मॉड्यूल देखिए। जी हाँ, तो 10वें मॉड्यूल में भी इसी बात को डिस्कस किया गया है कि अल्फ़ा इंडिकेट करता है ट्रांस को, जबकि बीटा इंडिकेट करता है सिस को। अगर आप इस यहाँ पर देखें डायग्राम्स को तो आपको यहाँ से ही समझ आएगी कि ये ट्रांस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के दोनों साइडों पर हमें डिफरेंट आइडेंटिकल नज़र नहीं आ रहे हैं, डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, इसलिए उसने कहा ट्रांस। जबकि अगर आप बीटा इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो C1 पर है। अगर आप यहाँ C1 देखें इधर
तो ये सिस फॉर्म में है, इस पे आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे हुए हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये इसको हम कहेंगे कि ये सिस है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले 10 मॉड्यूल्स की बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।